वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो स्टूडेंट्स? तो आज हम अपनी मैथ्स की वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज का लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। भले ही चैप्टर में दो ही फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है नहीं इस चैप्टर के। दो ही चीजों के बारे में पढ़ना है अपने को, एक है सीक्वेंस, दूसरा है सीरीज। ठीक है, तो अपन फंडामेंटल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। कितने पीवाईक्यूज अपन ने इसमें ऐड किए हैं कि जो आपको आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे, कि आपको आइडिया आ जाए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा फोकस करने हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कि चैप्टर में क्या पढ़ने वाले अपन। चैप्टर में पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है कि सीक्वेंस क्या होती है सर। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एपी। तो एपी का मतलब सिंपल है कि भाई वो नंबर्स की पैटर्न है कुछ। अब ऐसे नंबर्स की पैटर्न है कि आपको देख के पता चल जाएगा सर इसमें कुछ चीज बढ़ रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, उसे एपी बोल सकते हैं। अगर कोई चीज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही हो तो भी उसे एपी बोल सकता है। ठीक है, तो इट इज अ पैटर्न ऑफ अ नंबर के नंबर्स की ऐसी पैटर्न है कि जिसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू, क्या याद रखेंगे, कोई फिक्स्ड वैल्यू हर बार क्या करे, इंक्रीज हो। वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू चेंज होती है तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा नहीं। जैसे समझो, एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूं, नंबर्स के अपन कुछ पैटर्न लिखते हैं यहाँ पर। समझो मैंने लिखा 6 8 10 12 14 अप टू आगे बहुत सारे नंबर्स है। चलो इतने नंबर्स को देख के सर आपके दिमाग में कोई चीज सेट हो रही है? हाँ सर, एक चीज दिख रही है कि ये पहले 6 था, इसमें हमने क्या किया सर, +2 कर दिया तो वो 8 हो गया। आया ना सर? 8 में मैंने +2 कर दिया तो ये क्या हो गया, 10 हो गया सर। 10 में मैंने +2 कर दिया तो क्या बन गया, 12 बन गया सर। 12 में भी मैंने +2 कर दिया तो क्या बन गया, 14। यानी कि सर एक फिक्स वैल्यू जो है वो हर बार पिछले वाले से क्या होती है, बड़ी होती है। कि अपना जो आगे वाला नंबर होता है वो पीछे वाले नंबर से कुछ ज्यादा होता है। सेम चीज वो कुछ कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव नंबर्स ऐड करता जाऊंगा तो वो डिक्रीजिंग एपी बनेगी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग एपी है कि जिसमें हमारे पास नंबर्स क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है। सेम चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लस करना है, कोई नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एज एन एग्जांपल समझो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक नंबर है 50, उसके बाद मैंने लिखा 45 40 35 30 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है नंबर? नहीं सर, यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमने -5 ऐड किया है, मतलब सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, पर हम उल्टा बोल रहे हैं कि क्या किया हमने, -5 ऐड किया। तो क्या एक चीज अपन कांस्टेंट उसका एक डेफिनेशन बना सके कि भाई कोई फिक्स नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 50 to 45 जाता तो क्या करना पड़ेगा, -5। 45 to 40 के लिए सर एक और बार -5 कर दो। 40 to 35 के लिए सर एक और बार -5 कर दो। 35 to 30 के लिए क्या कर दो सर, एक और बार -5 कर दो। तो यहाँ पर ये जो फिक्स नंबर है वो है -5, जो अपन कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, 50 प्लस -5 लिख सकता हूँ। समझो मैं अगर मैं 50 प्लस -5 लिखूंगा तो भी आंसर क्या होगा, 45 ही होगा। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, -5। यहाँ पर हम कौन सा नंबर इंक्रीज कर रहे थे, +2। तो आप नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो जो नंबर है वो ऑलवेज कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो नंबर चेंज हो गया तो उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा नहीं। जैसे कि समझो मैं यहाँ पर लिखता हूं, समझो हमने लिख दिया भाई 11 15 19 27 29। अब देखो यहाँ पर 11 और 15 क्या होगा सर, +4 करेंगे, डन है सर। 15 प्लस 19 क्या करेंगे सर, +4 करेंगे। 19 प्लस 27 सर यहाँ पर +4 नहीं, यहाँ पर क्या होगा, +6। 27 to 29 यहाँ पर क्या हो रहा है, +2। तो सर ये जो नंबर है वो कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज तो हो रहा है बट कोई सेम पैटर्न नहीं बन रही। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हर बार सर +4 ही हो रहा है, हर बार +2 ही हो रहा है। तो अगर आपकी ये जो पैटर्न में नंबर ऐड होने वाला जो नंबर है वो हर बार कांस्टेंट रहता है, देन इट इज सेड टू बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर बोला जाएगा कि वो सीक्वेंस है। अदरवाइज सीक्वेंस बोला जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, इफ द कॉमन डिफरेंस, इफ द
कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या चीज है सर, बताता हूं, रुको। इफ द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अदरवाइज उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोला जाएगा। सर कॉमन डिफरेंस है क्या, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई अपने इस चैप्टर में। कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। और स्मॉल डी का मतलब क्या होता है कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। क्या याद रखेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला। क्या याद रखेंगे भैया, अपन व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर क्या करना है अपने को, माइनस करना है। अब समझो एपी को अपन जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं, जो पहला टर्म होता है, जो सबसे पहला नंबर होता है, उसे लिखा जाता है ए या फिर A1। पहले वाले नंबर को क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। दूसरे वाले नंबर को क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, पांचवें वाले को A5, अप टू जितने भी नंबर तक मैं जाता हूं, समझो मैं n नंबर तक जाता हूं, तो क्या लिखा जाएगा, an लिखा जाएगा। अपनी एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या लिखेंगे, पहले टर्म को A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3, चौथे को A4, पांचवे को A5, छठे को A6, अप टू जितने टर्म्स तक जाते हो। मैं समझो 18 तक गया तो क्या लिखा जाएगा, A18। अगर मैं n टर्म्स तक जाता हूं तो क्या लिखा जाएगा, AN। तो ये अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हर एक टर्म में देखो क्या हो रहा है सर, ये जो पहला नंबर का टर्म है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, विच इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, फर्स्ट टर्म बोला जाएगा। अब समझो अगर मैं A2 की बात करूं, सर हमारी बात हुई थी कि कोई फिक्स नंबर हम हर बार ऐड कर रहे हैं। हमने क्या ऐड करना है सर, कॉमन डिफरेंस जो अपना है, इतना नंबर हम हर बार ऐड करते जाएंगे। तो समझो अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 में हम क्या करेंगे सर, जो पहला टर्म होता है A, उसमें अपन कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, D ऐड करेंगे। तो A2 को क्या लिखा जाएगा, A प्लस D। समझो अगर मैं A3 की बात करता हूं तो A3 में क्या होगा सर, उससे पहले वाले में और थोड़ा ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 6 में मैंने 2 ऐड किया तो क्या बन गया 8, 8 में मैंने वापस 2 ऐड किया तो क्या बन गया 10। तो A में पहले मैंने ऐड किया D तो क्या बना, सेकंड टर्म A प्लस D। इसमें मैं एक और बार D ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, A प्लस 2D। सिमिलरली अगर मैं A4 की बात करूं तो सर एक और D ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। अगर मैं A5 की बात करूं तो उसमें क्या ऐड किया जाएगा सर, A प्लस 3D था, उसमें एक और D ऐड कर दिया तो 4D। अगर मैं A6 की बात करूं तो A प्लस 5D। तो इस हिसाब से हम अपनी एपी के कोई भी टर्म्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पहला काम होगा सर, कॉमन डिफरेंस ढूंढना होगा कि एपी में क्या वो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं। ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि अगर एपी फॉर्म हो रही है तो फिर उसके बाद की चीजें पढ़ेंगे सर, अदरवाइज तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलो अपन इसके रिलेटेड कुछ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। चलो क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी के पहले 4 टर्म्स लिखने हैं। तो पहले 4 टर्म्स लिखने का तरीका मैंने बता दिया सर। क्या करना है हमें, पीछे वाले नंबर में वो फिक्स वैल्यू ऐड कर दी जाती है। जैसे कि A1 है तो A रहेगा, A2 क्या रहेगा, एक D ऐड करेंगे, A3 क्या रहेगा, 2D ऐड करेंगे, A4 क्या रहेगा, 3D ऐड करेंगे। तो सर यहाँ पर पैटर्न बन रहे हैं, देखो तो कितने D ऐड हो रहे हैं, ध्यान से देखो। सेकंड टर्म है 2 है तो यहां पर कितने D ऐड हुए, एक ही D ऐड हुआ। यहां पर देखो A3 है तो उसमें कितने टर्म्स ऐड हुए, 2D। यानी कि सर अगर मैं यहां पर ढंग से लिखूं इस चीज को तो ऐसा कुछ बनेगा, A2 का मतलब हो रहा है A प्लस D, A3 का मतलब हो रहा है A प्लस 2D, A4 का मतलब हो रहा है A प्लस 3D, A5 का मतलब हो रहा है A प्लस 4D। तो सर जितना भी नंबर का टर्म है, जो भी नंबर का टर्म है, ये 5th नंबर का टर्म है, तो उसमें कितने D ऐड करने सर, उससे एक कम, यानी कि 4। अगर समझो मैं A16 लिखता हूं तो A16 मैं कैसे लिखूंगा सर, 16वें नंबर का टर्म है, 16th नंबर का टर्म है, तो उसमें एक D कम होगा, यानी कि A प्लस 16 में से एक काटा भैया, क्या बचा 15, यानी कि 15D। समझो अगर मैं A20 लिखता हूं तो A20 का मतलब क्या समझेंगे सर, 20वें नंबर का टर्म है, 20th टर्म है, उसमें एक D कम कर दो तो 20 में से एक कटा कितना हो गया 19।
19D। तो यहां पर से ये जो पैटर्न बन रही है उसके ऊपर से आप कोई भी नंबर का टर्म ढूंढ सकते हो, ठीक है। A7, A15, A99, A1000 जो भी नंबर का टर्म हो, हमें क्या करना है उससे एक डी कम कर देना है, ठीक है। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं, हमें पहले चार टर्म लिखने हैं। सर पहला टर्म तो ए ही होता है, A1 को ही ए बोला जाता है, तो हमारा जो A1 होगा वो क्या होगा सर, A which is equals to 4। क्लियर है, डन है सर। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, A2 की बात करते हैं। A2 का मतलब क्या होगा सर, A2 का मतलब होगा A प्लस डी। A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू है -3। 4 प्लस -3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। चलो A3 की बात करते हैं। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3। वैल्यूज ही पुट करनी, और कुछ नया नहीं करना है भैया। तो क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू -3 हो जाएगा -6, 4 - 6 विल बी -2। तो ये हुआ थर्ड टर्म। A4 की बात करते हैं, तो A4 क्या होगा A प्लस 3D सर। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस 3 इंटू -2। सो 4, 3 इंटू -2 हो जाएगा माइनस, अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या लॉजिक किया अपन ने। डिफरेंस मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंस मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंस मैंने गलत लिख दिया। चलो भाई A4 क्या होगा, A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D। तो ये A की जगह पर क्या लिखेंगे सर 4 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास -3, तो ये हो जाएगा 4 - 9 विच इज इक्वल टू -5। सर डन है। तो ये तो बहुत इजी चीज है, चार टर्म लिखना बड़ा आसान है। देखो चलो सेकंड के लिए ट्राई करते हैं, क्या लिखेंगे। पहला टर्म तो सर ए ही होता है, A1 इज इक्वल टू A ऑलवेज होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 उसको A से रिप्रेजेंट करता है, तो -1.25 तो हो गया सर। दूसरा टर्म ढूंढना है हमें A2, तो बोलो A2 के लिए क्या लिखेंगे सर A प्लस डी लिख देंगे। A की वैल्यू क्या है -1.25, D की वैल्यू क्या है 0.25, तो -1.25 में से 0.25 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा सर -1 बचेगा सर, और तो क्या ही बचेगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। चलो A3 की बात करते हैं, तो A3 का मतलब क्या होगा सर A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 0.50 हो जाएगा, या फिर 0.5 भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -0.75। डन है सर। चलो उसके बाद A4 की बात करते हैं। A4 का मतलब होगा सर A प्लस 3D, तो -1.25 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है 0.25, so it will be -1.25 प्लस 0.75, तो ये आ जाएगा सर -0.50। क्लियर है भाई। तो मतलब कि सर पहले चार टर्म लिखना बहुत टफ नहीं है, चैप्टर बड़ा इजी है, और यही चीजों को आगे हम बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो अपने बड़े बड़े क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें एक तो क्या लिखना है फर्स्ट टर्म लिखना है, और दूसरा क्या लिखना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या याद रखना है भैया कि सर आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है। अब आगे वाले का मतलब क्या होगा समझो, ये आगे वाला है A2, तो उसके पीछे वाला क्या होगा सर ऑलवेज A1 होगा। अगर मैं A3 की बात करता हूं तो उसके आगे वाला उसके पीछे वाला कौन होगा A2 होगा। A4 है तो A4 के पीछे वाला A3, तो अगर मैं 4 लेता हूं तो उसमें से 3 वाला टर्म माइनस करेंगे, 5 लेता हूं तो 4 वाला, 6 लेता हूं तो 5 वाला, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो भी दो टर्म्स होते हैं बड़े में से छोटे वाला टर्म माइनस करना है। बड़े नंबर का मतलब कौन से नंबर का, जैसे कि समझो मैं बात करता हूं इसके फर्स्ट टर्म की, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा सर जो पहले पकड़ा जाए वो फर्स्ट टर्म, ये पहला इसका थप्पा हो गया बेचारे का, तो A की वैल्यू क्या हो गई 0.6। हाँ सर बस इतना इतना आसान है। हाँ यही है भाई इस चैप्टर में, और कुछ ज्यादा टफ नहीं है। चलो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा सर पहले वाले टर्म आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है। चलो आगे वाला टर्म कौन है 1.7, उसको मैं सेकंड टर्म बोल सकता हूं, तो सेकंड टर्म में से मैं क्या माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म। अगर समझो मैं A3 लेता तो A3 में से क्या माइनस करता A2, A4 लेता तो क्या माइनस करता A3, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास सर 1.7, उसमें से 0.6 माइनस कर दो कितना बचेगा 1.1 बचा। अब क्या हर बार सर ये सेम वैल्यू मिल रही है क्या,
वो तो चेक करना पड़ेगा ना, हमने क्या बात करी एपी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। समझो अगर मैं डिफरेंस वापस निकालू, इस बार मैं यूज करता हूं a3 माइनस a2। चलो थर्ड टर्म कौन सा होगा सर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है 2.8 माइनस 1.7। चलो 2.8 में से 1.7 सर 1.1 ही बचेगा। समझो एक और बार करते, एक और बार ट्राई करते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं। देखो तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 सर ये है 3.9, उसमें से a3 कितना है 2.8 माइनस करते सर आंसर क्या आएगा 1.1। हर बार देखो कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है तभी वो एपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज एपी फॉर्म होगी नहीं। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो यहाँ पर सर फ्रैक्शन वाले टर्म्स दिए, फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए अपने को पक्का। अगर एलसीएम और एचसीएफ पक्का आता है भैया तो इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और एक और चीज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत ज्यादा आईएमपी है भैया। चलो इसका जो पहला टर्म है ए कितना होगा सर 1/3 हो जाएगा, फ्रैक्शन है। ओके चलो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा, a2 है तो a2 में से क्या माइनस करना है a1, आगे वाले में से पीछे वाला ऑलवेज माइनस करने का, याद रहे। तो a2 है सर 5/3, उसमें से 1/3 माइनस कर दो सर, तो 5/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 4/3 आ गया सर कॉमन डिफरेंस, आया ना। एक और बार सर, एक और बार कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ। समझो a3 है तो a3 में से क्या माइनस करेंगे a2। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास सर 5/3, अरे सॉरी हाँ थर्ड टर्म 5/3 है, नहीं थर्ड टर्म 9/3, 1/3 5/3 एंड 9/3, उड़ाओ इसको भैया 5 को उड़ाओ। चलो तो क्या होगा 9/3 माइनस 5/3, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा सर 4/3 हो जाएगा। डन है सर। तो चैप्टर तो इतना इजी है, हमें तो पता ही नहीं था। अरे क्या नहीं पता था यार, तुम लोग सब ब्रिलियंट हो गए, तुम लोग बस अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, ऐसा वो हनुमान दादा को जैसे याद कराना पड़ता है ना कि भैया आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, प्रयोग करो। सेम चीज आपके साथ है कि बैठते नहीं हो, अगर ढंग से बैठो तो आप लोग ये चैप्टर तो बड़ा ही इजीली कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन से एपी है कौन से नहीं है वो हमें डिसाइड करना है। अच्छा क्या बोला मैंने, कौन सा एपी होगा, याद करो। एपी कब बनेगा कि अगर सर कोई फिक्स वैल्यू या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज, यानी कि सर कांस्टेंट डिफरेंस, अपना जो कॉमन डिफरेंस होता है डी जो होता है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, जो भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है अगर सर सेम है देन इट विल बी एन एपी, अदरवाइज एपी होगा नहीं। चलो हमें बस यही बोला कि भाई कौन सी एपी है कौन सी नहीं है वो चेक करना है। चलो पहले एपी के लिए चेक करते हैं, हमें सर कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, बोलो भैया a2 क्या होगा इसका, a2 सर a2 है 0.22, डन है सर। a1 क्या है 0.2, चलो 0.22 में से अगर हम 0.2 माइनस करें तो आंसर में आएगा 0.02, याद रहे। ठीक है, ये गलती, ये ऐसा सब्ट्रैक्शन में लोचे मार के मत, अरे सर 0.22 आएगा 0.20 नहीं आएगा सर, नहीं भाई याद रहे सब्ट्रैक्शन का रूल क्या था, पॉइंट वाले नंबर के नीचे पॉइंट वाला होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो 2 बचेगा, 2 माइनस 2 होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0.02। ये चीज याद रहे, ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन में लोचे मत मार के आना, हाँ वरना लोचे हो जाएंगे इस चैप्टर में। तो पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। चलो वापस से सर एक और बार डी निकाल लेते हैं, इस बार हम यूज करते हैं a3 माइनस a2, देखते हैं भैया कॉमन डिफरेंस सेम आता है या नहीं आता। देखो a3 क्या है 0.222 माइनस 0.22, बोलो भैया इसका आंसर क्या होगा सर 0.002। क्या दोनों डिफरेंस सेम है, नहीं सर इसमें 0.02 मिल रहा है, इसमें 0.02 मिल रहा है, दोनों कांस्टेंट डिफरेंस सेम है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट एन एपी। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तभी उसको एपी बोला जा सकता था, अदरवाइज एपी बोला जाएगा नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखो, हमें दिया है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। चलो पहले डिफरेंस की बात करते हैं a2 माइनस a1 की, तो ये होगा -4, सेकंड टर्म है उसमें से सर 0 माइनस करोगे तो क्या होगा -4 ही होगा सर, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है थर्ड टर्म सर, ये रहा -8, माइनस जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट बना दो भैया,
A2 की वैल्यू है -4, तो ये हुआ -8 माइनस माइनस हुआ +4, -8 +4 सर -4 ही मिलेगा। अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं, अभी भी हमारे पास सर एक और चीज है A4 A3, चलो A4 A3 करके भी देख लेते हैं। फोर्थ टर्म है हमारे पास -12 -8, तो ये हो जाएगा -12 + 8, इसका आंसर भी सर -4 ही मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हर बार कितना मिल रहा है सर, सेम मिल रहा है, -4 मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन एबी। क्लियर है भाई? चलो रूट वाला क्वेश्चन देखते एक बार। चलो डिफरेंस इज इक्वल टू सर पहले करेंगे A2 में से A1 माइनस, A2 की वैल्यू क्या है 3 + √2, उसमें से माइनस करेंगे 3, सर 3 कटेगा, बचेगा क्या भैया √2। ओके चलो एक और बार सर, एक और बार A3 में से A2 माइनस करो, इस बार देखते हैं A2 क्या है हमारे, सॉरी A3 क्या है हमारे पास 3 + 2 √2 माइनस, अब यहां पर पब्लिक बहुत बार लोचे करती, याद हो कि माइनस के बाद से डायरेक्ट अगर आप वैल्यू लिख दोगे 3 + √2 तो हो गया गड़बड़ घोटाला, आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बनाना पड़ता है एक ब्रैकेट छोटा सा। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से देखो, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 - √2 होगा, जो √2 वाला पीछे वाला टर्म है वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, याद रहे। अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाते जल्दी जल्दी, अगर आप सही लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि -3 - √2 आपने डायरेक्टली दिमाग में सोच लिया है और वो लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप दिमाग में उतना जल्दी क्विकली कैलकुलेट नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंस में धड़ाधड़ कर देते हो कि सर मेरे को सब आता है, करण सर ने जोरदार सिखाया है, 3 उड़ा देता हूं मैं, √2 + √2 3 √2 करके आ जाता हूं, तो नहीं चलेगा। आपको ये चीजों कंपोज्ड आपको रहना पड़ेगा बोर्ड के पेपर लिखते टाइम। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना कि सर मेरे को सब आ रहा है, मैं बुक्के निकाल दूंगा पेपर के, वैसा नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन ध्यान से 2 बार चेक करके लिखो, ठीक है। जितना आप उसमें एक्यूरेसी, जितना भी आप अपने पेपर के अंदर रहोगे कि नहीं मेरे को हर एक चीज अच्छे से बारीकी से देख के लिखनी है, तभी मार्क्स कटने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसी सिली मिस्टेक करके आओगे। और प्लस का एक समझो, मैथ्स में इतना ही लोचा होता है कि अगर आप प्लस की जगह पर माइनस कर देते हो तो आगे वाले सारे स्टेप गलत, उसके फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे भैया, याद रहे, ठीक है। चलो तो +√2 -√2 कितना हो जाएगा सर, √2 सेम आ रहा है, सेम आ रहा है सर, 2 के लिए तो सेम आया। चलो तीसरे के लिए चेक करते एक बार, D = A4 - A3। चलो अभी जैसे क्या समझ गए कि सर हाँ माइनस की साइन दोनों को मल्टीप्लाई होती है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म है हमारे पास 3 + 3 √2 माइनस उसके आगे है 3 + 2 √2, 3 - 2 √2। चलो +3 - 3 कैंसिल, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो क्या बचेगा सर, √2 बचेगा। तो मतलब कि ये जो चीज है भले स्क्वायर रूट में है पर फिक्स स्क्वायर रूट ऐड हो रहा है, √2 हर बार ऐड हो रहा है। पहले √2 नहीं था, फिर 1 √2 आया, 2 √2 3 √2 4 √2 5 √2 2 √2 2 √2, ठीक है। तो √2 ऐड हो रहे हैं भैया, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ध्यान से देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, पावर इंक्रीज हो रही है। तो सिंपल लॉजिक, जब भी पावर इंक्रीज हो एपी नहीं बनेगी, बात खत्म। याद इतना ही याद रख लो, काम हो जाएगा कि अगर कभी भी पावर्स इंक्रीज होती है तो वो एपी फॉर्म नहीं करता, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं A2 - A1 का, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास A², उसमें से अगर मैं A माइनस करूं A2 A² - A का आंसर A नहीं होता है, याद रहिए 2A - A नहीं A² है। स्क्वायर वाले में से नॉर्मल पावर वाला माइनस करते नहीं, इधर सर दोनों में से A कॉमन आएगा, अंदर बचेगा A - 1। ओके सर, ऐसा अजीबोगरीब, हाँ देखते हैं अभी आगे क्या ये सेम चीज फॉलो ऑन होती है कि नहीं होती। A3 - A2 की बात करते हैं भैया, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास सर A³ है, A³ में से अगर A माइनस करना पड़ेगा A2, तो इसमें से सर A² कॉमन आएगा, अंदर तो A - 1 ही बच रहा है, पर आगे वाले नंबर में देखो पहले A था उसके बाद क्या बचा A², तो सर यहाँ पर से मेरे को पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट इज वाई ये AP फॉर्म करेगा नहीं। चलो सर यहाँ पर ये तो सब सेम है सर, 1/2 1/2 1/2 1/2, ये कहा AP फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर तो ना कुछ इंक्रीज हो रहा है ना कुछ डिक्रीज हो रहा है। याद करो भैया, जीरो जैसी एक वैल्यू होती है, अगर हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखना चाहे A2 - A1 करोगे सर 1/2 - 1/2 का आंसर क्या आएगा 0। अगर मैं सर वापस से चेक करूं A3 - A4
1/2 माइनस 1/2, आंसर क्या आ गया 0। अगर मैं सर वापस चेक करूं क्या चेक करे, a3 माइनस a2 रह गया है भैया, 1/2 माइनस 1/2। सर आंसर हर बार सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम। हाँ, वही मेन फंडा एपी का, कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी फॉर्म करता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि जीरो नहीं हो सकता, कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस जीरो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया, है या नहीं? अगर √2 कॉमन डिफरेंस हो सकता है तो जीरो क्यों नहीं हो सकता, है ना? तो कोई भी नंबर हो सकता है डिफरेंस में, पॉइंट में भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। पर मैटर क्या करता है अपने चैप्टर के लिए, कि अगर सर हर एक दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है देन इट इज एन एपी, ठीक है। अपने को उससे लेना देना है, बाकी किसी से नहीं। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते भैया, डिफरेंस a2 में से निकालते हैं a1, √6 में से √3 गए, सर कुछ नहीं होगा, √6 में से √3, कोई आंसर ही नहीं आता सर, कहां सब्ट्रैक्शन हो सकता है? स्क्वायर रूट के अंदर दोनों अलग अलग नंबर होते हैं, और छपरे के अंदर वाले नंबर का तो सब्ट्रैक्शन कदापि पॉसिबल ही नहीं है। चलो तो सर ऐसा आंसर सेम आता है या नहीं, देखते हैं। चलो a3 माइनस a2 करते हैं भैया, थर्ड टर्म क्या है देखो, थर्ड टर्म पहला दूसरा तीसरा, √9 माइनस √6, √9 की वैल्यू होती है सर 3, इसका आंसर था √6 माइनस √3, इसका था 3 माइनस √6। कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं एपी फॉर्म कर रहा सर, बात खत्म, हटाओ, हटफुट कर दो इसको। चलो तो और दो मेन क्वेश्चंस है जो आपकी शायद एग्जाम में पूछे जा सके, असर्शन रीजन में आ सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जिसमें हमें क्या बोला गया है देखो, तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर कुछ हवा भरी हुई है, आगे क्या बोला है, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, कि जितनी भी हवा बचती है उसका 1/4 निकालता है। एक हमने पंप फिट कर दिया, समझो कि ये हमारे पास एक सिलेंडर दिया है, इस सिलेंडर के अंदर पूरी हवा भरी हुई है और मैंने यहां पर एक पंप लगा दिया है। ये पंप क्या करेगा भैया, कि सर हर 5-10 मिनट के बाद, कुछ टाइम के बाद, जो भी सिलेंडर में बची हुई हवा होगी वो उड़ाता जाएगा, माइनस कर देगा, ठीक है। तो समझो सबसे पहले अपन ऐसे नंबर वाइज समझते, समझो कि इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब इतनी कुछ हवा भरी हुई है, कितनी हवा भरी हुई है स्टार्टिंग में 100, इतनी कुछ हवा भरी हुई है, ये इसका वॉल्यूम है, V1 हमारे पास है 100 है, 1000 कहां से हो गया, चलो डन है। समझो कुछ टाइम हुआ, विसल बजी, ये सिसोटी बजी और ये कुकर में से हवा गई, अच्छा कितना एयर बाहर निकला सर, टोटल जो था उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है। टोटल कितना था सर, 100 था, 100 का 1/4 यानी कितना हो गया सर, 25 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पार्ट सर भाप बन के उड़ गया। तो सोचो अभी हमारे पास सिलेंडर में कितनी हवा बची होगी सर, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 कितना होता है 75 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेकंड केस में हवा जाने के बाद इतनी कुछ हवा बची है। चलो सर थोड़ा टाइम और होगा, वापस से विसल बजेगी, वापस से सिसोटी बजी, फुश फुश करके 1/4 जितना पार्ट बाहर निकल गया, अब किसका 1/4 निकलेगा सर, अभी हमारे पास सिलेंडर में 75 ही बचा है, तो यानी कि 75 का 1/4 इतना पार्ट उड़ गया सर बाप बन के, आया ना, ओके। चलो तो अभी सर हमारे पास सिलेंडर में कितनी हवा बची होगी सर, 75 थी और 75 डिवाइडेड बाय 4 इतना पार्ट रिमूव हो गया। चलो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा, 75 4 जा 280 और 20 300 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 4, तो ये होगा 225/4। अब सर ध्यान से देखो, ये हमारा V3 है, V1 की वैल्यू कितनी थी 100, V2 की वैल्यू कितनी है 75, V3 की वैल्यू कितनी है 225/4। सर सेम नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहां पर देखो 100 में से 75 माइनस, सॉरी 75 में से 100 माइनस करोगे तो -25 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन -25 आएगा नहीं, मतलब कि सर ये जो चीज है वो एपी फॉर्म कर रहा नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला वाइज देखने जाओगे तो बड़ा कंफ्यूज होगे इसमें, अपने को वैल्यू बेस्ड अगर आप देखोगे तो आप क्विकली समझ जाओगे कि हाँ सर ये जो नंबर है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन सेम अमाउंट डिक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है सर, क्योंकि टोटल का 1/4 हर बार नहीं निकल रहा, ऐसा नहीं बोला कि 100 का ही 1/4 निकलेगा,
क्या बोला कि जितना रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 पार्ट निकल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज एपी फॉर्म करेगी नहीं। चलो आगे बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो हमने अमाउंट रखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करो, क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू एन। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे? याद करो याद करो याद करो। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। सर 8th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, ऐसा कुछ है कि नहीं, है ना? हाँ। तो अब हमें क्या बोला, अब जब भी देखो यहाँ पर ये जो चीज है ये n जो है वो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है सर। मतलब कि इसमें एपी नहीं बनेगी, वो मैं पहले से बोल देता हूं। पर अब समझो अपन इसको सॉल्व करते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 है, ठीक है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8% पर एनम दिया है, यानी कि एन्युअली हर साल इतना बढ़ता जाएगा। तो समझो सबसे पहले सर 10,000, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 8 बाई 100, पहले साल के लिए एक आएगा तो कितना आएगा सर ये 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 108 बाय 100, 2 जीरो उड़ गए सर तो 10800 रुपीज। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 10,800, 800 रुपए बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा है A1। स्टार्टिंग में हमारे पास कितना था अमाउंट A1 10,000 था, ठीक है। समझो ये एक साल खत्म हुआ, उसके एंड पे मेरे को कितना मिला 10,800। समझो अगर मैं थर्ड ईयर के लिए बात करता हूँ, 2 साल खत्म हुए तो 2 साल के लिए कितना होगा 10,000 1 प्लस 8 बाय 100 रेज टू क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। 10,000 ये हो जाएगा सर 108 बाय 100 और उसका करना पड़ेगा स्क्वायर। 10,000 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर बचा क्या क्या 108 इंटू 108, 108 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। 108 का स्क्वायर कितना होता है 108 इंटू 108 भैया 801 64, 8 1 8 तो 4 6 11664 क्या आएगा 11664 रुपीज। अब देखो ध्यान से भाई, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो गई सर, पर क्या सेम अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? देखो पहले कितना था सर 10,000 था, उसके बाद कितना हुआ 800 रुपए बढ़े प्लस 800 हुआ। 10,800 में सर 800 ऐड करोगे तो 11,664 नहीं होंगे, सेम अमाउंट इंक्रीज नहीं हो रहा। इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको 800 मिलेगा नहीं। मतलब कि सर जब भी आप कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर देते हो तो वो कभी भी एपी फॉर्म करेगा नहीं। हाँ अगर सिंपल इंटरेस्ट पे है तो डेफिनेटली वो हर बार एपी फॉर्म करेगा। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट में सर हर अमाउंट हर बार हर मंथ या फिर हर एवरी ईयर वो फिक्स अमाउंट ही होता है जो ऐड हुआ, ठीक है। इसमें तो क्या होता है जो अपने पास इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, पावर में n है, इस वजह से ये जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म करता नहीं है, ठीक है। चलो अभी हम आगे बात करते हैं भाई nth टर्म के लिए। nth टर्म के लिए सर मतलब हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि A1 जो होता है सर वो ये होता है, हाँ सर। A2 होता है वो क्या होता है सर D ऐड किया था। A3 का मतलब क्या होता है सर 2 D ऐड किए थे, यहाँ पर 3 था यहाँ पर हमने 2 किया था, एक कम कर दिया था। A4 होता है तो क्या लिखते हैं अपन A प्लस 3D लिखते हैं सर। A5 होता है तो अपन क्या लिखते हैं A प्लस 4D, यानी कि सर यहाँ पर जो भी होता है उसका 1 माइनस करते हैं अपन, जो भी नंबर का टर्म होता है उसमें से 1 माइनस कर दो। तो समझो ऐसे आगे बढ़ते 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 अगर मैं n पे पहुंच जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा A प्लस सर 5 था तो यहाँ पर क्या हुआ 4 हुआ, 5 में से 1 माइनस किया, यहाँ पर n है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुआ सर an का फॉर्मूला। an को हम क्या बोलते हैं nth टर्म। an का मतलब होगा वैल्यू ऑफ nth टर्म, इसे कभी कभी लास्ट टर्म भी बोला जाता है भैया, याद रहे। पर अपन तो क्या याद रखेंगे an का मतलब कि वो किसी nth टर्म की वैल्यू है, ठीक है।
अब इसमें सर देखो बहुत सारी चीजें, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, याद कर लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू है सर, ए एन जो है, ए एन इक्वल टू जो भी लिखोगे वो वैल्यू होगी, तो किसकी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ एन नंबर के टर्म की, यानी कि वैल्यू ऑफ nth टर्म होगा वो। अच्छा, ए का मतलब क्या होता है सर, ए का मतलब होता है पहले वाला जो दिखता है टर्म, वो फर्स्ट टर्म। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, कौन से नंबर का टर्म है वो। तो ए एन और एन में यही फर्क है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका रोल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, उस रोल नंबर की वैल्यू। समझोगे मेरा 5th नंबर है, तो नंबर मेरा 5 हुआ, मेरा नाम क्या हुआ करण, मेरी वैल्यू क्या हुई सर, मैं एज अ पर्सन करण हूं, करण चौहान, ठीक है। तो एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका रोल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। एन जो होगा वो उस रोल नंबर की क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। और डी का मतलब क्या होता है सर, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास देखो टोटल ये 4 मेन चीजें हैं, एक तो है ए एन, ए एन और डी। अगर इस चैप्टर की ये 4 चीजों के बारे में आप जान गए हो ढंग से, तो इस चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना कि जो आपको परेशान कर पाए, ठीक है। इस चैप्टर का यही मेन की पॉइंट्स है, ए एन है, ए है, एन है और डी है। अगर आपके पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो समझो इस चैप्टर के आप राजा हो, कोई आपको मार्क नहीं दे सकता भैया, क्योंकि ये दो ही मेन चीजें हैं। अपनी जो पूरी एपी होती है वो ए और डी के ऊपर से ही फॉर्म हो जाती है। एन का मतलब तो क्या होता है सर, रोल नंबर होता है, कि मुझे कौन सा नंबर का टर्म फाइंड करना है। समझो मुझे 7th टर्म फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आया ना, कि अगर मुझे 7th टर्म थाला फॉर रीजन करना है, तो 7th टर्म के लिए एन को क्या लिखा जाएगा, 7। वैल्यू ऑफ 7th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A7 से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेपरेट, इन दोनों को कंबाइन करना नहीं है। कौन सा रोल नंबर है, कौन से नंबर का टर्म है, तो उसके लिए n यूज करेंगे। उस टर्म की वैल्यू इतनी कि भाई 7th टर्म इतना है, तो A7 इज इक्वल टू लिखेंगे। समझो मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई मेरे पास एक AP है जिसमें 10th टर्म है 5। क्या बोला मैंने, एक AP है जिसका 10th टर्म कितना है, 5 है, तो 10th टर्म का मतलब क्या लिखेंगे, A10। सोचने का नहीं दिमाग में ज्यादा, 10 टर्म बोला A10 लिख दिया, बात खत्म। और उसकी वैल्यू क्या बोली मैंने, 5, तो A10 इज इक्वल टू 5 हो गया भैया। समझ गए बात को, क्लियर है। तो इस चैप्टर के ये मेन 4 पॉइंट्स है, ए एन, ए एन और डी, उसके ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ता है भैया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ए एन के रिलेटेड, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिए। ये टेक्स्ट बुक बेस्ड है मेनली, जिससे आपका क्या कॉन्सेप्ट बेसिक फंडा क्लियर हो जाए। क्या दिया है देखो, फाइंड द 31st टर्म, कौन से नंबर का टर्म ढूंढने का बोल रहा है, 31 नंबर का टर्म क्या होगा, 31 होगा, नहीं सर, 31 नंबर का रोल नंबर, उसका n कितना है, 31। हमें उस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, A31 कितना होगा सर। ओके सर, पहले क्वेश्चन तो समझ गए कि A31 ढूंढना है। अब कोई भी टर्म ढूंढने के लिए हमें दो वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सी दो, एक तो है A पहला टर्म, और दूसरा क्या है D। A और D की तरफ अपने को बंदूक ताकनी भैया, A और D मिल गया तो क्वेश्चन में कोई भी टर्म आप ढूंढ लोगे, ठीक है। चलो, तो A31 हमें फाइंड करना है ऑफ एन AP whose 11th टर्म, अपनी AP जो है उसके कौन से नंबर का टर्म, 11 नंबर का टर्म, यानी कि A11 कितना दिया हुआ है, इस 38। A11 की वैल्यू है 38 एंड 16th टर्म, 16th टर्म को मैं क्या बोलूंगा, A16, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 73। अच्छा, अब जैसे कि हमारी बात हुई सर A11 है, A11 को क्या लिखा जाएगा, याद करो कि सर जो भी नंबर टर्म होता है उसमें से एक माइनस कर देते थे, 11 होता है तो 10 कर देते थे, यानी कि A11 का मतलब क्या लिखेंगे अपन लोग, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये बना अपना इक्वेशन नंबर 1। A16 का मतलब क्या होगा, A प्लस 16 में से एक हटाया तो 15D, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 73। ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 2। सर दो इक्वेशन बन रहे हैं, तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल, एक A है एक D है, A है D है। सर माइनस कर देते दोनों इक्वेशन को, मजा ही आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड 1। सेकंड इक्वेशन क्या है,
a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 और ये क्या है हमारे पास a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। सब्ट्रैक्शन करते टाइम सर साइन चेंज करनी पड़ती है, माइनस 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 हो जाएगा, प्लस है माइनस से उड़ गया, 15d में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा सर 5d बचेगा। 73 में से 38 माइनस करना है भैया, 38 प्लस कितना होगा 73 करना है तो 38 प्लस 5 हो जाएगा आपका 43, 43 प्लस 30 यानी कि 35। तो हमारे पास सर जो d आएगा वो कितना हो जाएगा 35/5, 35/5 क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 7। क्या अपनी जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सर 7 हो गया। सर ये d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। क्या है पहला इक्वेशन सर a प्लस 10 d की वैल्यू क्या है सर 7 इज इक्वल्स टू क्या दिया है 38, 10 7 जा हो जाएगा 70 प्लस 70 का है सामने, सो 38 माइनस 70। चलो 70 में से 38 माइनस करोगे सर कितना बचेगा 32 बच जाएगा। हाँ सर प्लस 32 या माइनस 32, माइनस 32 बचेगा सर। तो फर्स्ट टर्म मिल गया माइनस 32, कॉमन डिफरेंस है 7। अब सर दुनिया का कोई भी टर्म अपन आसानी से ढूंढ सकता है। a31 क्या होगा a प्लस 31 है तो 30 हो जाएगा सर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 32 प्लस 13 टू कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला था 7, तो ये हो जाएगा सर माइनस 32, 7 3 जा 210। चलो 210 में से भाई 32 निकाल दो, यानी कि ये हुआ 200 माइनस 22 180, यानी कि ये होगा प्लस 178 बचेगा, माइनस से बचा भैया क्या बचेगा हमारे पास प्लस 178। क्लियर है भाई। तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अगर आपको कोई भी नंबर का टर्म दिया है उसके इक्वल टू an समझा जाएगा। ठीक है, वो चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हुए क्या दिया है 2 APs, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या हुआ है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, दोनों अलग अलग AP है। समझो पहली AP है उसको मैं नाम देता हूं AP1, दूसरी AP को मैं नाम देता हूं AP2। दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम। समझो इसका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी, इसका भी स्मॉल डी है सर, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ले लिया अपन ने। उन दोनों का फर्स्ट टर्म भी सर कुछ होगा। समझो इसका फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल ले लिया है, इसका फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ले लिया है। ठीक है, अब क्या बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। इन दोनों एपी के कौन से टर्म की बात हो रही है 100। इसका 100 टर्म A100 लिखा जाएगा, इसका 100 टर्म अपन समझो कैपिटल A100 लिखते हैं। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का क्या बोला हुआ है हमें डिफरेंस A100 माइनस कैपिटल A100 कितना दिया हुआ है 100 टर्म इज 100। चलो इसकी वैल्यू 100 है सर, चलो इसके ऊपर से एक इक्वेशन बनेगा देखते हैं। A100 का मतलब क्या होगा भाई सर 100 है 1 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे A प्लस 99D। डन है सर, आ गया माइनस यहाँ पर कैपिटल ए यूज करेंगे सर A प्लस 99, इसमें भी सर स्मॉल डी ही आएगा क्योंकि डिफरेंस तो दोनों का सेम है। चलो ब्रैकेट ओपन करता है तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। प्लस 99 माइनस 99 वाला टर्म कट हो गया सर, क्यों कट हो गया D भी तो कॉमन है तो 90 90 90 90 सेम ही हो जाएगी। तो बचेगा क्या हमारे पास स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल्स टू 100। इक्वेशन नंबर 1। चलो सर पहला इक्वेशन तो बन गया। आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। इन दोनों एपी के 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा सर। सर 1000 टर्म कैसे निकाले, बड़ा खुद जो है भाई ये 1000 क्या होगा सर अभी अभी किया A प्लस 999 होगा सर। यहाँ पर 100 था, यहाँ पर 1000 है, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर A प्लस 999D ब्रैकेट ओपन करता है सो A प्लस 999D ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होगा माइनस A माइनस 999D। सर प्लस 999 माइनस 999 कट हो गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल A, और सर इसकी वैल्यू है हमारे पास कितना होता है भैया 100। सर आंसर तो सेम आया, क्या बड़ी बात हुई।
100 वाले टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 था, 1000 वाले के डिफरेंस का भी कितना मिला था, 100 मिला। मतलब कि अगर कोई दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए, अगर कोई दो एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, तो उनके सेम नंबर ऑफ टर्म का डिफरेंस भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ टर्म यानी कि आप a5 माइनस a5 करो तो भी सेम मिलेगा, तो भी 100 ही मिलेगा। अगर a 1000 की जगह पर इतने जीरो हो, समझो कितने जीरो लगाए, 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5, इनका डिफरेंस भी क्या मिलेगा 100। तो कोई भी दो सेम नंबर ऑफ टर्म हो उनका डिफरेंस हर बार सेम मिलेगा। ठीक है, a5 माइनस a5, a4 माइनस a4, पर दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये चीज एप्लीकेबल है। चलो अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि 3 डिजिट वाले नंबर कितने इससे डिविजिबल है, उससे डिविजिबल, फलाने से डिविजिबल, ढेकने से डिविजिबल। क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने 3 डिजिट वाला नंबर। सर 3 डिजिट वाला सबसे पहला नंबर कौन सा आता है, सर 3 डिजिट वाला सबसे पहला तो होगा 100, और आखिरी कौन सा होगा, आखिरी होगा 999। इन दोनों के बीच में सर बहुत सारे नंबर्स आते हैं, वो तो पता है सर, 100, 101, 102, 103। अब हमें क्या बोला है कि कितने 3 डिजिट वाले नंबर किससे डिविजिबल है, आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल हो ऐसे कितने नंबर है। तो सोचो सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। सर टेबल याद होनी चाहिए, है ना, 12 7 क्या होता है, नहीं पता सर, 13 7 91 होता है सर, 14 7 98, 15 7 105, यानी कि पहला जो नंबर है वो होता है 105 जो 7 से डिविजिबल। अच्छा उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, सर 7 ऐड कर दो वही तो होगा, तो 1 1 2 अप टू सर ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए। अब आखिरी कौन सा होगा, तो आखिरी नंबर ढूंढने का देखो बड़ा आसान तरीका है, हमारा लास्ट नंबर क्या है 999 है, इसको 7 से डिवाइड कर दो भैया, देखो तो क्या आता है आंसर। सर 7 1 जा 7 होगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 9 आ जाएगा नीचे, 7 4 जा 28, 1 बचा सर 9 आ गया नीचे, 7 2 जा 14 क्या बचा 5, सर 5 रिमाइंडर है यानी कि 5 ज्यादा है। अगर अपने नंबर में से अपन 5 माइनस कर दे, 999 माइनस 5 कर दे तो क्या बचेगा 994। तो ये जो नंबर होगा सर ये लास्ट में 7 से डिविजिबल होगा, ऐसा नंबर होगा। कौन सा है नंबर 994, यानी कि अपनी एपी जो है उसका पहला टर्म है सर 105। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, सोचो तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a2 माइनस a1, 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा 7, और इसका जो nth टर्म है सर ये कौन से नंबर का टर्म है वो मालूम नहीं है, समझो ये कोई nth नंबर का टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 994। अब हमें सर इसका n ढूंढना है, हमें यही पूछा ना कि कितने डिजिट्स है, इसका सर रोल नंबर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा जो लास्ट रोल नंबर होगा उतने टर्म्स हो गए। जैसे कि देखो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे सर ऐसा कोई तो रोल नंबर होगा, और इसका जो आखिरी रोल नंबर है भैया, समझो आप किसी क्लास में जाते हो, ठीक है, आपको पता करने के उसमें कितने बच्चे हैं या फिर उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, तो क्या आप ऐसा करोगे कि बस काउंट कर लिए कितने बैठे हैं, नहीं सर एक आध दो एब्सेंट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे सर, हम एक सिंपल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि भाई पूछे कि लास्ट रोल नंबर किसका है। अगर मुझे लास्ट रोल नंबर ऐसा बोलता है कि भाई सर हमारा क्लास में लास्ट रोल नंबर 49 है, तो मतलब उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 49, है ना, 49 जितने ही बच्चे होंगे सर, उससे ज्यादा तो होंगे नहीं, यानी कि जो लास्ट रोल नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने टर्म्स है उस एपी में। ठीक है, चलो तो हमारे पास सर एन ढूंढना है, इसमें एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। a की वैल्यू है 105, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, कॉमन डिफरेंस है 7 इज इक्वल्स टू 994। चलो वैल्यू सामने भेज देते सर, 105 जाएगा सामने, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105। सो देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिवीजन में तो 7 चला जाएगा। चलो 994 में से 105 माइनस करो तो भैया क्या बचता है, समझो 100 हम उड़ा देते हैं तो कितना बचेगा 894, 889 बचेगा सर, 889। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 889 को 7 से डिवाइड करो सर, क्या बचेगा 7 1 जा 7, 1 बचेगा सर, 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 7 यानी कि आंसर आएगा 127 एंड देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 127।
ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो इसको भेज के माइनस ही करता है, 127 -1 ही लिखते हैं, वो गलती ना हो, -1 सामने जाएगा तो हो जाएगा +1 और आंसर आएगा n इज इक्वल्स टू 128। 128 नंबर होंगे जो इस एपी में लाई करते हैं, जो 3 डिजिट नंबर है, जो किससे डिविजिबल है 7। अब क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 5 से डिविजिबल हो, 13 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हमें पहला काम करना पड़ेगा कि उसकी एपी फॉर्म करो। एक बार अगर एपी बन गई, वहां पर जब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालो, एन की वैल्यू ढूंढ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, ये दो एपीज दे रखी है, इन दोनों एपी के कौन से टर्म की बात चल रही है, nth टर्म की, और वो दोनों nth टर्म कैसे है, इक्वल है। समझो पहली एपी क्या है हमारे पास 63, 65, 67, चलो इसका फर्स्ट टर्म कितना है सर 63 है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 65 माइनस 63 क्या हो जाएगा 2, इसका nth टर्म क्या होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारे पास है सर 63 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, ये हुआ an पहली एपी का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी एपी की बात करते हैं, दूसरी एपी क्या है हमारे पास 3, 10, 17, इसका सर फर्स्ट टर्म 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस होगा 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7, इसका an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, n तो हमारे पास है नहीं, और कॉमन डिफरेंस कितना है 7, इक्वेशन नंबर 2। और हमें क्या बोला कि इन दोनों एपी का an, इन दोनों एपी का an कैसा है इक्वल है, मतलब कि सर 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 दोनों इक्वल है। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, यहाँ पर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 7n माइनस 7, चलो n वालों को इकट्ठा कर दो, 63 प्लस 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61, 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा -4, -4 सामने का है तो +4 इज इक्वल टू 7n प्लस 2n इस साइड आ गया तो हो गया -2n। So 65 is equals to 5n, n is equals to 65 by 5, n is equals to 13 हो जाएगा भाई, n is equals to 13, यानी कि AP का 13th टर्म जो होगा, 13 नंबर का टर्म जो होगा वो कैसा हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। चलो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th नंबर का टर्म तो ढूंढना है, मतलब कि हमें सर 820 ढूंढना है, पर आगे से ढूंढना है नहीं सर, कहां से ढूंढना है फ्रॉम द लास्ट, पीछे से ढूंढना है सर, पीछे से 20वें नंबर का सर अभी कौन सा होगा वो कैसे पता चलेगा, वो तो आगे वाला फॉर्मूला है। तो बस सर सिंपल ऐसा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, एपी है उसको उल्टी कर दो, ठीक है, वो उंगली डाल के उल्टी नहीं करनी है, जो भी एपी है उसको रिवर्स लिख दो। सर ये क्या है एपी हमारे पास देखो 3, 8, 13, लास्ट टर्म कौन सा है 253, देखो ये इंक्रीज कर रही है सर 3, 8, यानी कि क्या हुआ 5 ऐड हुआ, 8 प्लस 5 13, 5 ऐड हो रहा है सर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे 5 ऐड हो रहा है। अगर मैं इस एपी को उल्टा करूं तो क्या होगा सोचो सर, रिवर्स हो जाएगी, अगर आते टाइम ऐड हो रहा है तो जाते टाइम माइनस होता जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं आफ्टर रिवर्सिंग एपी, पहला टर्म क्या हो जाएगा सर, लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म हो गया। अब हर बार सर इसमें +5 होता था, जैसे जैसे आगे बढ़ते थे +5 होता था, हम रिटर्न जा रहे हैं तो -5 होता जाएगा, तो 253 में से 5 माइनस करो भैया, क्या हो जाएगा 248, उसमें से -5 करो 243, अब टू आखिर टर्म क्या बचेगा हमारे पास, ये क्या लिखते हैं भैया, आखिरी टर्म बचेगा 3। तो मतलब कि सर हमारी एपी का फर्स्ट टर्म है 253, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा -5, और हमें कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है 20th नंबर का, तो 20th नंबर के टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 19d, a की वैल्यू हमारे पास है 253 प्लस 19 इंटू -5, सो 253 माइनस 19 5 क्या हो जाएगा भैया सर 95 हो जाएगा, 253 में से 95 माइनस करो, ये हो जाएगा सर 150
8, इतना कुछ आंसर आएगा। यानी कि अपने एपी का जो पीछे से 20 नंबर का टर्म है वो कितना होगा 158। ठीक है, तो ये एक आईएमपी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के एन टर्म्स का एडिशन क्या होता है, ठीक है, या तो फिर उसे बोला जाता है सीरीज। मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं अगर मैं उनको ऐड कर दूं तो वो सीक्वेंस में से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में। बस सिंपल यही लॉजिक है। समझो अगर मेरे पास एक एपी दी रखी है 2 6 10 14 18, क्या हुआ सर 4 4 ऐड हो रहा है, समझो 30 तक है, ठीक है, 4 4 ऐड करते जा रहे हैं। अब ये सर एपी तो फॉर्म कर रहा है, वो तो डेफिनेटली दिख रहा है, पर अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि इन सबका प्लस क्या होगा, 2 + 6 + 10 + 14 + 18 + up to 30 करो भाई, कि इन सबको अगर आपको प्लस करना है तो कैसे करोगे। तो सर इतना बड़ा तो कैलकुलेशन हम करने नहीं वाले, पर हाँ हमें इतना पता है कि हर सर एक सेम नंबर जो है वो हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, n नंबर्स के अगर हमें एडिशन फाइंड करना है तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है Sn का। S का मतलब होगा सम, n का मतलब होगा n नंबर्स के। n नंबर से हम क्या ढूंढ रहे हैं, सम Sn, और Sn का फॉर्मूला ऐसा कुछ है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 into d। सर इसमें तो हम ऑलमोस्ट सारी चीजों को जानते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, कितने टर्म का, जैसे कि समझो मैं 5 टर्म का ऐसा हम फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ पर n कितना आएगा 5 आएगा। 10 टर्म्स का एडिशन फाइंड कर रहा हूं तो इधर क्या होगा 10, तो यहाँ पर जो n होगा यहाँ पर भी वही n होगा। वो दोनों n कभी अलग अलग होने चाहिए नहीं। इधर क्या है 2a है, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है n, नंबर ऑफ टर्म कॉमन डिफरेंस। तो सर यहाँ पर भी सारी चीजें सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। डन है भाई। हाँ इसका एक और फॉर्मूला था सर Sn = n/2। समझो ये 2a है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a + a। 2a की जगह पर मैंने क्या कर दिया a + a कर दिया, प्लस n-1 into d। अब ध्यान से देखो तो ये वाली जो चीज है सर ये अपना कुछ फॉर्मूला था n का, ये n का नहीं था सर an का था। an को हमने लास्ट टर्म भी बोला था। देखो ध्यान से a + n-1 into d। हाँ सर ये तो पूरा an ही बन रहा है ना। तो इन लोगों ने an की जगह पर उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, l से, लास्ट टर्म से। तो Sn का आप एक और ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। इफ an इज गिवन, अगर लास्ट टर्म है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है नहीं। तो हमारे पास Sn की दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 into 2a + n-1 into d। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 a + l। यानी कि अपने सर पूरे चैप्टर में कुल मिला के 3 फॉर्मूला ही है, बस और बस 3। पहला फॉर्मूला है an का, क्या था a + n-1 into d। जब नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में चर्चा चल रही हो तभी जाके ये सब अप्लाई होगा। अगर कभी भी क्वेश्चन में टोटल, ग्रैंड टोटल, सम, Sn ऐसा कुछ पूछा है तभी Sn अप्लाई करना है, अदरवाइज Sn अप्लाई करना है नहीं। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 into d, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। और Sn का सेकंड n/2 a + n। तो पूरा चैप्टर जो है वो इन 3 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। अब फिर भी आप लोचे मार के आते हो तो समझो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। Sn का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, सम है। जब भी क्वेश्चन में एडिशन होता हो तभी जाके हमें Sn अप्लाई करना है, अदरवाइज Sn अप्लाई करना है नहीं, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर बोला कि भाई Sn फाइंड करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, उसी केस में अपन Sn यूज करेंगे, वरना Sn यूज करेंगे नहीं, ठीक है। चलो तो Sn के ऊपर बेस्ड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम। चलो हमें क्या फाइंड करने का बोला है क्वेश्चन में, सम फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है 200 टर्म्स। n = हमें ऑलरेडी गिवन है कि कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है सर 100, यानी कि हमारे पास सर पहली चीज आ गई n = 100। चलो इस एपी का पहला टर्म क्या है सर, जब से सबसे पहला जो पकड़ा जाए बेचारा, थप्पा हो गया बेचारे का, वो हो गया a। कॉमन डिफरेंस ढूंढना सर सीख गए थे, आगे वाले में से पीछे वाला उड़ा दो। आगे वाला कौन है 1.7, उसमें से 0.6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1.1। सर कॉमन डिफरेंस भी आ गया।
अब हमें क्या ढूंढना है, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 100/2 S100 लिखेंगे ना, हाँ सर S100 इज इक्वल टू 100/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.6 प्लस n है सर हमारे पास, n की जगह पर हम लिख सकते हैं 100-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1। चलो 100/2 अभी मैं उड़ाता नहीं हूँ भैया, काम आएगा। 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1.2। चलो 1.1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1.1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 110। 1.1 इंटू 1.1 ही होगा सर। चलो अभी भी मैं 100 नहीं उड़ा रहा, नहीं मजा आएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे भैया अपन। चलो 1.2 में से 1.1 माइनस करेंगे सर, कितना बचेगा 0.1 बचेगा सर, प्लस 110, यानी कि सर हमें मिलेगा 100/2 110 प्लस 0.1, ये क्या हो जाएगा 110.1। अब करते हैं भैया 100 से मल्टीप्लाई, तो 11010 होगा ऐसा कुछ सर, 2 जीरोस है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटेगा अपनी जगह से एक स्टेप पीछे और फिर 0 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। चलो 2 से भाई कट करना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 2 5 जा 10, 1 बचेगा 10 बचेगा, 2 5 जा 10, 0 लगाते हैं, 2 5 जा 10, 5505 हो जाएगा सर, 555 होगा, 1110 है, 11,010 सॉरी 11,010 है, 11,010 का हो जाएगा 5,505। चलो सही है, बस इतना ही है क्वेश्चन, और तो क्या करेंगे, ऐसा मिल गया सर, हाँ आ गया आंसर, एन आ गया। चलो आगे क्या बोला हमें, -5 -8 -11 प्लस अप टू -230, एंड सर ऐसा नहीं ढूंढना है, प्लस की साइन दिख रही है मतलब, तो सर सबको प्लस करना है हमें। चलो पहला टर्म क्या दिख रहा है सर, ए की वैल्यू दिख रही है -5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, दूसरे वाले में से पहला वाला उड़ा देंगे, दूसरा वाला टर्म है -8, पहला वाला टर्म है -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस हो जाएगा +5, -8 + 5 क्या हो जाएगा -3। सर कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, डी आ गया, सर एन नहीं है, कितने टर्म्स है वो अपने को मालूम है नहीं, पर सर हमारे पास आखिरी टर्म दिख रहा है, हाँ सर आखिरी टर्म है, ए एन हमारे पास है गिवन, कितना है -230। सर मैं इसको रोल नंबर पूछ लूं, उसका तो काम बन जाएगा, बस सिंपल है, तो उसको पूछ लो भैया तुम्हारा रोल नंबर क्या है, उसका एन क्या है, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -3 इज इक्वल्स टू -230। चलो -5 को सामने भेजते हैं, तो n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -230, -5 सामने गया तो हो गया +5, so n-1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -230 + 5 कितना हो जाएगा -225। 3 को भेज देते हैं सर डिवीजन में, so n-1 इज इक्वल्स टू -225 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस उड़ गए, n-1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n-1 इज इक्वल्स टू 75 आया, सो n इज इक्वल्स टू 76, यानी कि अपनी जो एपी है सर उसमें 76 टर्म्स है, n आ गया सर। अभी ऐसा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर, n/2 a प्लस l, सर l क्यों, आखिरी टर्म है तो l वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अप्लाई करते हो तो भी चलेगा, ठीक है, वो यूनिवर्सल है अपना, वो ऑलमोस्ट हर जगह काम करेगा। चलो तो S76 इज इक्वल्स टू 76/2, फर्स्ट टर्म है -5, लास्ट टर्म है -230, 76 को 2 से उड़ाएंगे तो 2 3 जा 6, 2 8 जा तो 38 इंटू -5 -230, so it will be 38 into -235, 235 को भैया मल्टीप्लाई करना है 38 से, देखो तो क्या होता है 235 इंटू 38, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 + 1 10, 3 2 जा
6 plus 1 7, 8 5 is 40, 8 3 is 24 plus 4 28, 8 2 is 16 plus 2 18, 0 3 1 9 8 9 3 0 पर नेगेटिव वाला -8 9 3 0, इट इज योर SN। क्लियर है भाई? तो ये दो टाइप के सम है कि भाई जिसमें हमें n फाइंड करना पड़ा पहले, उसके बाद हमने SN ढूंढा। ठीक है, तो हमारे पास SN में मेनली इतनी चीजें होनी चाहिए सर, A होना चाहिए, N होना चाहिए, D होना चाहिए। ठीक है, अगर AN नहीं है तो चलेगा, और अगर AN दिया है तो मतलब आपको N नहीं दिया होगा, N आपको ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भाई। क्या बोला है? हाउ मेनी, ये बहुत अहम क्वेश्चन है भाई, टिक कर लेना इसको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636 के इस AP के मैं कितने टर्म्स को जोड़ लूं, कितने टर्म्स में प्लस करूं कि जिससे मुझे आंसर क्या मिले 636। मैं उन सारे टर्म्स को अगर प्लस करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा 636। मतलब सर क्वेश्चन में SN दिया हुआ है 636 होता है SN, आया ना? ओके, SN आगे सर, आगे बात करते हैं A की। इस AP का पहला टर्म क्या है सर 9 है। कॉमन डिफरेंस सर A2 में से A1 माइनस कर देंगे, कर दो, ये 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। ओके सर, SN AD आ गया, N ढूंढना है सर। SN का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की वैल्यू हमारे पास है 636, N की वैल्यू नहीं है, 2 इंटू A की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू है 8। So 636 is equals to n/2, 2 9 का क्या हो जाएगा 18, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8n माइनस 8, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 636 is equals to n/2। 18 में से 8 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n। 636 is equals to n/2। सर 2 को क्यों सामने नहीं भेज रहे? यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकता है, देखो ध्यान से, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 4 है, तो यहाँ पर से 2 2 कट हो जाएंगे। ठीक है, जितनी चीजें सिंप्लीफाइड फॉर्म में उतना ज्यादा अच्छा है। तो 636 n को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 636 सामने जाएगा तो इधर क्या बचेगा 0। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो पहले 4n स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्लस 5n माइनस 636। क्लियर है भाई? तो सर यहां पर से भी n कैसे ढूंढे? तो यहां पर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर आता है अपना, अपन चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स में कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सर हमें यूज करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे करते थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? सर पहले a इंटू सी करते थे, 4 इंटू 636 करेंगे भैया, क्या आएगा आंसर देखो तो 2400, ये होगा 120 और ये होगा 24 4, अरे सॉरी क्या होगा 2 और 2 4 5 2544 2544 के अपन फैक्टर्स निकाल देते सर। 2 से उड़ेगा 12 2 जा 24, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 2 7 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सर 2 से वापस उड़ा दो, वापस 2 से क्या उड़ेगा देखो भाई, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से वापस उड़ेगा सर 2 15 जा 30, 2 9 जा, 3 से उड़ेगा सर 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 53 यानी कि 53 वन से ही होगा, 53 तो प्राइम नंबर है, 53 वन जा 53। चलो क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है सर 2544 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, दो बुलबुले बनाएंगे जिनका सब्ट्रैक्शन कितना मिले 5। सर हो गया सेट। देखो इन सबको अगर मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 आया ना। 53 में से 48 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। तो आ गया सर फैक्टर्स हमारे पास। 0 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, एक मिला है हमारे पास 53n, दूसरा फैक्टर है 48n माइनस 636।
मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा फैक्टर प्लस, छोटा फैक्टर माइनस। जब लास्ट टर्म नेगेटिव होता है तो साइन ऐसे जाती है, ठीक है। 0 इज इक्वल, इन दोनों में से तो सर n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 4n प्लस 53। इन दोनों में से माइनस हम कॉमन निकालते हैं, 4n है तो हमारे पास आएगा 12, माइनस 12 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 4n प्लस 53। सो 0 इज इक्वल टू एक फैक्टर आया 4n प्लस 53, दूसरा फैक्टर आएगा n माइनस 12। सो विच मीन्स 4n plus 53 is equals to 0 और n minus 12 is equals to 0। यहाँ पर से सर अगर हम n ढूंढे प्लस 53 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 53/4 विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म्स होते किसी भी नंबर का, किसी भी बंदे का रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉइंट में नहीं हो सकता। कैसे आपने देखा क्लास में 4.5 नंबर खड़ा हो, ऐसा कोई होता ही नहीं है सर। तो नंबर जो है n जो है वो ऑलवेज होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, 0 भी नहीं होता, 1 से ही चालू होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर होता है। या तो फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि अगर हम इस AP के कितने टर्म्स को जोड़े 12 टर्म्स को प्लस करें तो अपने को आंसर कितना मिल जाएगा 636, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है कि जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अप्लाई करना पड़ता है, फैक्टराइजेशन भी करना पड़ता है चैप्टर 1 का। यानी कि देखो एक क्वेश्चन में 3 टॉपिक रिलेटेड कर रहा है, एक तो है SN वाला, दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। 3 चैप्टर एक ही में क्वेश्चन में कंबाइन, इस वजह से ये ज्यादा IMP क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो याद रहे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना है अपने को। आगे बढ़ते हैं भैया, क्या बोला है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn जो है वो क्या डिनोट कर रहा है n टर्म्स का एडिशन। प्रूव दैट S12, हमें प्रूव करना है, ये CBSE 2020, अब ये सारे PYQ स्टार्ट हुए कि S12 की वैल्यू 3 टाइम्स S8 माइनस S4 जितनी होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं S12 LHS RHS इक्वल करना है ना, पहले मैं S12 की बात करते हैं भैया। देखो S12 क्या होगा सर, फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसमें n की जगह पर 12 रखूंगा 12/2 2a प्लस, अरे डायरेक्ट 11 कर दिया, दिमाग कुछ ज्यादा फास्ट भाग रहा है आज, 12 माइनस 1 इंटू डी। 12/2 क्या हो जाएगा 6, 2a प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11। तो सर ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1 कि S12 की जो वैल्यू है ऐसे कुछ मिलेगी 6 इंटू 2a प्लस 11। अगर आप इसको आगे और सिंप्लीफाई करो तो देखो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12a प्लस 66d, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 1 नाम देते हैं, चलो समझो। तो S12 की वैल्यू इतनी मिली 12a प्लस 66d। RHS पे आगे देखो, RHS में क्या दिए सब फॉर राइट हैंड साइड। सर हमें दो चीजें दे रखी, एक तो है A सेट और दूसरा S4। चलो पहले A सेट ढूंढते हैं। A सेट का मतलब क्या होगा सर, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 4, 2a प्लस क्या आएगा 7d, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 8a प्लस 7 4 जा 28d, ये मिला S8। चलो आगे बात करते हैं S4 की। S4 का मतलब क्या होगा सर, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4/2 हो जाएगा 2, 2a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा सर 4a प्लस 6d। ये किसकी वैल्यू मिली S4 की। चलो हमारे पास सर S4 है, S8 है, S8 में से हमें S4 क्या मारना है माइनस करना है। देखो RHS में, देखो RHS में क्या हो रहा है 3 टाइम्स ऑफ S8, S8 की वैल्यू क्या है सर 8a प्लस 28d, और S4 क्या है माइनस करना है ना, तो ब्रैकेट बना देंगे सर 4a प्लस 8d, तो ये हुआ 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 8। चलो 8a माइनस 4a कितना हो जाएगा 4a, 28d माइनस 8d कितना हो जाएगा 20d। इन दोनों को अंदर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12a प्लस 23 जा 60d। देखो भैया
आ रहा है ऐसा कुछ या नहीं आ रहा है? S12 है क्या? कहाँ नीचे हुए भाई? 28 माइनस 8, अरे बाप रे, S12 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 11 60 60 आ रहा है, 7D था, 28 हुआ, 3 हुआ, 3D 60। ओ देखो 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 देखो, एक छोटी सी गलती एंड यू आर गॉन। 4A प्लस 60 है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है 4A प्लस 8D। तो अगर आप ऐसी छोटू मोटू सी गलती कर देते हो तो लोचा हो जाता है। देखो मैं ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस टीचर हूं, मैं आपको गलती करके समझाता हूँ, ठीक है? कि अगर यहाँ पर ऐसी कोई गलती हुई है तो क्या करेंगे अपन, उड़ा देंगे सर पहले इस चीज को। चलो चलो तो क्या होगा यहाँ पर, S हमें क्या प्रूव करना है सर? RHS प्रूव करना है। RHS में हमारे पास आएगा S8 3 टाइम्स S8 माइनस S4, सो 3 टाइम्स S8 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8A प्लस 28D माइनस 4A माइनस 60। चलो 3 टाइम्स 8A माइनस 4A कितना हो जाएगा, 8A माइनस 4A, 8A माइनस 4A हो जाएगा सर 4। 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 22D। अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 12A प्लस 60। देखो इक्वेशन 1 में सर ऐसा ही कुछ आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू S12 विच इज इक्वल्स टू S12। हो गया प्रूव भैया, LHS इज इक्वल्स टू RHS डन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रहे, ठीक है? कि जिसमें हमें LHS और RHS कैसे प्रूव करने हैं, इक्वल प्रूव करने, कोई भी A N की वैल्यू दे रखी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP 2022 का क्वेश्चन है CBSE का। इन एन AP द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n by 2 into 3n plus 5। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स, Sn दिया है। Sn है हमारे पास n by 2 3n plus 5। क्या पूछा है हमें, फाइंड द 25th टर्म। सर हमें 25वें नंबर का A25 ढूंढना है हमें। सर कोई भी नंबर का टर्म ढूंढने के लिए हमारे पास दो वैल्यू होनी चाहिए, A और D। मिल जाएगा, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ S1। S1 का मतलब क्या होगा सर, जहां पर भी n दिखेगा वहां पर अपन क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो S1 हम लिखेंगे 1/2 3 into 1 plus 5। तो ये क्या मिलेगा, 1/2 3 plus 5, 3 plus 5 हो जाएगा 8। तो 8/2 क्या हो गया 4, यानी कि S1 सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म। सर सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म का मतलब 1 ही होता है, पहला टर्म ही होता है। तो A1 सर हमारे पास 4 आ गया। तो किसी भी AP के लिए S1 और A1 ऑलवेज कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये चीज अपन याद रखेंगे। चलो सर उसके बाद S2 ढूंढ लेता है, n की जगह पर 2 रख देता है। तो 2/2 3 into 2 plus 5, 2 तो कट हो जाएंगे, 3 2 होगा 6 plus 5, 6 plus 5 क्या मिलेगा 11। अच्छा S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स, पहले और दूसरे टर्म को ऐड करेंगे, हाँ या ना? तो सर मैं S2 की जगह पर ऐसे लिख सकता हूं, A1 plus A2 is equals to 11। सही बात है सर। A1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 4, so 4 plus A2 is equals to 11। so therefore A2 is equals to 11 minus 4। 11 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7। सर A2 भी आ गया हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस निकालना तो मिल जाएगा। A2 में से A1 निकाल दो लाला, 7 माइनस क्या है 4, 7 माइनस 4 क्या हो गया 3। ओके सर हमारे पास A आ गया, D आ गया, हमें ढूंढना है A25। A25 को क्या लिखेंगे, A प्लस 24D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास है सर 4 प्लस 24, कॉमन डिफरेंस क्या मिला है हमें 3। So 4 plus 24 3 जा 60 plus 12 72, 72 plus 4 हो जाएगा 76। यानी कि ये जो AP है इसके कौन से नंबर का, 25th नंबर का टर्म कितना हो जाएगा 76। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है भाई, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 33। हमें एक AP दे रखी है जिसके पहले 3 टर्म्स का एडिशन कितना होता है
33। अब सर पहले 3 टर्म कौन होगी? तो ये एक पैटर्न होती है कि पहले 3 टर्म अपन इस हिसाब से अरेंज करते हैं कि जो एपी में हो, जिसका ए और डी से कनेक्शन हो। जैसे कि समझो मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि पहला टर्म बीच वाला टर्म में लेता हूँ, 3 टर्म है ना, एक टर्म आगे होगा, एक टर्म बीच में होगा, आया ना? समझो मैं आगे वाले टर्म की बात करता हूँ, सर उसमें डी ऐड करना पड़ेगा, आया ना? समझो अगर मैं बात करता हूँ 10, 15, 20, समझो अगर मैं इस बीच वाले के पर्सपेक्टिव से देखूं 15 से, तो आगे वाला टर्म क्या होगा? 15 प्लस 5, पीछे वाला टर्म क्या होगा? 15 माइनस 5। और सर ये 5 क्या है? कॉमन डिफरेंस देखो, 10 प्लस 5, 15 प्लस 5, तो एक बार कॉमन टर्म प्लस कर रहा है, एक बार कॉमन टर्म माइनस कर रहे, तो देखो 3 टर्म एपी में सेट हो रहा है। तो अगर मैं बीच वाला टर्म ए लेता हूं, तो उसके आगे वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस डी। उसके पहले वाले को क्या लिख सकता हूं सर? ए माइनस डी। यानी कि अगर किसी भी दिन आप कोई एपी अज्यूम कर रहे हो, कोई एपी के 3 टर्म अज्यूम कर रहे हो, तो किस हिसाब से अज्यूम करेंगे? बीच वाला टर्म लेंगे ए, उसके पहले वाला ए माइनस डी, उसके पीछे वाला ए प्लस डी। तो लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी आर फर्स्ट 3 टर्म्स, टर्म थोड़ी होगा, टर्म होगा सर, टर्म टी होगा, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। अब हमें क्या बोला है? द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले तीनों टर्म्स का एडिशन, विच मीन्स ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, इन तीनों का एडिशन करते हैं तो आंसर हमें कितना मिलता है? 33 मिलता है सर। ये हो गया 33। चलो प्लस कर देंगे सर, माइनस डी प्लस डी तो कट हो जा रहे हैं। ये भैया क्या हो रहा है आज, चाय नहीं मिली है हमको। माइनस डी प्लस डी कट हो गए, क्या बचा? ए प्लस ए कितना हो गया? 3a इज इक्वल्स टू 33। सो a इज इक्वल्स टू 11, यानी कि अपनी जो एपी है उसका पहला टर्म क्या आ गया? 11 आ गया। चलो आगे क्या बोला है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, प्रोडक्ट बोला है, मल्टीप्लीकेशन बोला है, किसका मल्टीप्लीकेशन? फर्स्ट और थर्ड टर्म का, यानी कि a माइनस डी a प्लस डी कितना दिया? एग्जिट्स द सेकंड टर्म, वो सेकंड टर्म को एग्जिट कर रहा है। सेकंड टर्म क्या है हमारा? a, उससे कितना एग्जिट कर रहा है? बाय 29। इससे इसकी वैल्यू 29 टाइम 29 एक्स्ट्रा है, मोर है, एग्जिट कर रहा है यानी प्लस कर रहा है। चलो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, सर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। ए की वैल्यू क्या मिली हमें? 11 प्लस 29। चलो वैल्यू पुट करनी है हमसे को, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 11, तो 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 29 कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। ओके सर डन है। 11 का स्क्वायर होगा 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो 121 माइनस 40 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 121 में से 40 जाएगा तो बचेगा सर 81। सो d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 9, प्लस 9 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस माइनस 9 भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एपी। तो अगर इफ a इज इक्वल्स टू 11 एंड d इज इक्वल्स टू प्लस 9, तो सोचो अपना पहला टर्म क्या होगा? 11 माइनस 9, उसके बाद आएगा 11 और उसके बाद आएगा 11 प्लस 9। आगे के टर्म्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, 11, उसके बाद क्या होगा? 20 अप टू इनफाइनाइट। सेम चीज अगर इफ a इज इक्वल्स टू 11 एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 9, अगर माइनस 9 है तो क्या होगा? देखो भाई चेक करो क्या आएगा सर। सबसे पहले a है 11 माइनस माइनस 9 11, और उसके बाद क्या होगा? a प्लस डी है यानी कि 11 माइनस 9। आगे तो इंक्रीज होता जाएगा। 11 माइनस माइनस 9 क्या हो जाएगा? 11 प्लस 9, ये होगा 20। 11 में से 9 जाएगा तो 2 अप टू इनफाइनाइट। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल है और दोनों केसेस में अपने को जो नंबर्स है वो सेम मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी वो होगा, कॉमन डिफरेंस भी ऐसा स्टार्ट होगा। डन है भाई? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182।
क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में? S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 कितना दिया हुआ है? 182। ओके, आगे क्या बोला है? इफ इट्स फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो, फोर्थ एंड 17th टर्म A4:A17 कितना दिया हुआ है? 1:5। चलो पहले तो इस रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A4/A17 1/5। A4 का मतलब क्या होगा? A plus 3D, A17 का मतलब A plus 16D is equals to 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 जाएगा सामने तो ये क्या हो जाएगा? 5A plus 15D is equals to A plus 16D। चलो ए वालों को इकट्ठा करो तो 5A minus A is equals to 16D minus 15D। 5A minus A कितना हो जाएगा? 4 है, 16D minus 15D कितना हो जाएगा? D। यानी कि D की जो वैल्यू है वो सर 4A जितनी है। चलो ये एक रिलेशन मिला जिसको अपन यूज कर सकता है, इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हमें क्या फाइंड करना है? AP फाइंड करना है, यानी कि A और D ढूंढना है सर। चलो S7 की बात करते हैं। S7 हमें कितना दिया है? 182। S7 के लिए फॉर्मूला क्या होगा सर? n/2 2A plus n-1 into D। चलो 7/2 को सर सामने भेज देता है तो क्या हो जाएगा? 2A plus 7-1 क्या हो जाएगा? 6D is equals to 182 into 2 divided by 7। 2A plus 6 into सर D की वैल्यू है हमारे पास, D की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 4 है, तो D की जगह पर हम लिख देते हैं 4 है। 182/7 देखो तो कटेगा? हाँ सर कटेगा। 7 2 जा 14, 4 बचेगा, 7 6 जा 42 यानी कि 26 into 2। सर ये होगा 2A प्लस 6 4 जा 24 है इज इक्वल्स टू 26 into 2। 2A plus 24 है कितना हो जाएगा? 26 से इज इक्वल्स टू 26 into 2, so A is equals to 26 into 2 by 26। 26 उड़े, so A is equals to 2। अपनी AP जो है उसका फर्स्ट टर्म मिल गया 2। सर इसमें पुट कर देते हैं तो डिफरेंस में मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट A is equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है? 4 into 2 is equals to D, so D is equals to 8। चलो तो पहला टर्म क्या होगा? A1। सर A1 तो मिल गया 2। A2 कितना होगा सर? 2 plus 8 कितना हो जाएगा? 10। A3 कितना होगा सर? 10 plus 8 18। यानी कि अपनी AP बनेगी 2 10 18 अप टू इनफिनिट। ठीक है, जहां तक जाने दीजिए हो जा सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ हमारा CBSE 2023 में पूछा गया एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन AP इज 63q minus q square। सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? SQ। सम ऑफ n टर्म्स को अपन SN बोलते हैं, तो सम ऑफ q टर्म्स को क्या बोलेंगे? SQ। SQ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 63q minus 3q square। If its pth term is minus 60, इसका जो pth टर्म है SP वो कितना दिया हुआ है? minus 60 दिया हुआ है। सॉरी, pth टर्म को AP बोलेंगे। सॉरी, सम ऑफ pth टर्म थोड़ी बोला, हमें क्या बोला है? If its pth टर्म, p नंबर का टर्म, यानी कि हमें AP के बारे में बात कर रहे हैं। कितना दे रखा है? minus 60। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये कोई ऐसे नंबर का टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 है। सर पहले A और D ढूंढ लेते हैं तो काम हो जाएगा अपना। जैसे कि हमारे पास SQ दिया है, पहली चीज अगर मैं Q की जगह पर 1 रखता हूं तो S1 मिलेगा। बोलो S1 कितना होगा? 63 into 1 minus 3 into 1 square। So 63 minus 3 कितना हो जाएगा? 60। सर ये मिला S1 मिला है तो मतलब A1 मिला है। पहला टर्म आ गया सर हमारे पास, डन है। चलो उसके बाद S2 ढूंढते हैं। S2 का मतलब क्या होगा? N की जगह पर 2 रखना है, Q की जगह पर 2 रखना है, तो 63 into 2 minus 3 into 2 square। 63 2 जा कितना हो जाएगा सर? 126 minus 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 126 minus 12 114। ये मिली S2 की वैल्यू। अच्छा S2 का मतलब क्या होगा सर? A1 plus A2 इक्वल्स टू क्या है? 114।
A1 क्या था हमारे पास 60 प्लस A2 इज इक्वल टू 114. सो A2 इज इक्वल टू 114 माइनस 60. 114 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 और 5 11, 54 बचेगा. चलो तो A2 की वैल्यू मिल गई 54. सर यहाँ पर से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. A2 माइनस A1 54 माइनस फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास 60. 54 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा? -6 बचेगा सर डिफरेंस. डन है सर. अच्छा अब हमें कौन से नंबर का टर्म दिया है? पीथ टर्म. ये पीथ टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? -60. an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ap का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -60. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? a की वैल्यू. सर a की वैल्यू है 60. p माइनस 1 डिफरेंस कितना है हमारे पास? -6 इज इक्वल टू -60. चलो प्लस 60 सामने जाएगा तो p माइनस 1 -6 इज इक्वल टू -60 -60. p माइनस 1 इज इक्वल टू -60 हो जाएगा -120. -6 सर मल्टीप्लिकेशन में सामने भेज देता, डिवीजन में भाग जाएगा बेचारा. माइनस माइनस उड़ गए तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 62 जा हो जाएगा 12 यानी कि 20 जा. तो p इज इक्वल टू 21. केस एपी का जो 21th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? -60. ठीक है. तो अगर कोई भी नंबर का टर्म ढूंढना है, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास चैप्टर में ये दो चीजें हैं मेन, तो एक है फर्स्ट टर्म, दूसरा है कॉमन डिफरेंस. अगर ये दो चीजें आपके पास है तो इस चैप्टर में आप कोई भी वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हो. चलो 21st क्वेश्चन क्या दिया है हमें? सॉरी 21st क्वेश्चन का कौन से नंबर का है वो तो पता नहीं है. 24 में पूछा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड फाइंड द 20th टर्म, आल्सो फाइंड द nth टर्म. बड़ा इजी क्वेश्चन है. देखो हमें बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स को क्या लिखेंगे? S14. कितना दिया हुआ है? 1050. आगे बोला है एंड द फर्स्ट टर्म इज 10. फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से. 10. सर S14 का फॉर्मूला n/2 2 into a प्लस n-1. n की वैल्यू है 14 - 1. कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा सर? बिल्कुल मिल जाएगा. 14/2 was 7. अरे 2 10 सर 20 होगा. काहे 10 लिख रहे हैं? 20 प्लस d तो हमारे पास है नहीं. 14 - 1 कितना हो जाएगा? 13d इज इक्वल्स टू 1050. 7 को भेज देते हैं डिवीजन में तो 20 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 1050 डिवाइडेड बाय 7. 15 7 जा 105 150 आएगा. सो 13d इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20. 150 माइनस 20 होगा 130 डिवाइडेड बाय 13. सो कॉमन डिफरेंस जो है वो हो गया 10. अरे सर हो गया काम तमाम. a आ गया, d आ गया. कौन सा टर्म फाइंड करना है? फाइंड द 20th टर्म. a20 होगा सर a प्लस 19d. a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 10 दे रखी है सर. ये रहा 10 प्लस 19 इंटू d की वैल्यू क्या है? वो भी 10 है सर. तो ये हुआ 10 प्लस 190 यानी कि 200. ये मिल गया अपने को 820. सर हमें nth टर्म भी फाइंड करना है. एंड द nth टर्म को क्या लिखा जाएगा? an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी. a की वैल्यू क्या है? 10 प्लस n-1. कॉमन डिफरेंस कितना है? 10. सो 10 प्लस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 कट गया तो बचा क्या? 10n. यानी कि इस एपी के सारे टर्म जो है वो 10 के मल्टीपल में है. ठीक है भाई. चलो आगे बढ़ते भैया. क्या दिया है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45. अपनी एपी का जो फर्स्ट टर्म दिया है a वो कितना दिया है? 5. लास्ट टर्म विच इज an वो कितना दिया है? 45. एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 400. Sn दिया है. Sn दिया है 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. चलो सर Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 a प्लस an. a प्लस l भी लिख सकते हो आप लोग भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी. n/2 पहला टर्म क्या दिया है? 5
आखिरी टर्म क्या दिया है 45। सर ऐसे लेवल के ऐसे फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन आता है भाई, हाँ इजी चैप्टर है बोल तो रहा हूँ, इसके क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो ये चैप्टर अगर एक बार आप टेक्स्ट बुक में से भी अच्छे से कर लो तो बाकी कहीं से भी आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 + 45 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 400। सो n इज इक्वल्स टू 400 इंटू 2, 50 चला जाएगा डिवीजन में, 0 0 कैंसल, 8 5 40, n इज इक्वल्स टू 16। यानी कि अपनी एपी में कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16। कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, आसान है सर, an दिया है हमारे पास, an इज इक्वल्स टू कितना है 45। an का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कितना है 5, n कितना मिला 16 - 1 इज इक्वल्स टू 45। चलो +5 सामने जाएगा, 16 - 5 क्या हो जाएगा 15, d इज इक्वल्स टू 40। सो d इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 15, अरे सॉरी 8 5 5 3 तो ये होगा 8/3, ये हो गया उसका कॉमन डिफरेंस। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन केस स्टडी है, क्या पूछा गया है देखो तो, सेविंग मनी इज अ गुड हैबिट एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन चिल्ड्रंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। रेहान्स मदर ब्रॉट अ पिगी बैंक फॉर रेहान एंड पुट्स 1 5 रुपीस कॉइन ऑफ हर सेविंग्स इन द पिगी बैंक ऑफ द फर्स्ट डे। पहले दिन पे कितने रुपए का सिक्का डाला गया है भाई, 5 रुपए का, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोला, से इंक्रीज इज सेविंग बाय 1 रुपीज 5 कॉइन डेली, हर रोज एक 5 रुपए बढ़ाते जाना है। पहले दिन पे कितना हो समझो, इस क्वेश्चन को अगर हम इधर ही मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, कि सर पहली चीज तो पहले दिन पे कितना रखे 5, दूसरे दिन पे सर और 5 बढ़ा दिए, तो यानी कि दूसरे दिन पे कितने कॉइन हुए, पैसे कितने हुए 2, 10 रुपए हुए, 2 सिक्के डाले हैं। सेविंग बाय 1 रुपीज 5 कॉइन डेली। Based on the above information, answer the following question. How many coins were added to the piggy bank on 8th day? 8वें दिन पर कितने सिक्के डाले होंगे, ठीक है। कितने सिक्के डाले, कितने पैसे जमा किए वो नहीं पूछे, कितने सिक्के डाले। देखो अभी क्या बोला है, से पुट्स 1 कॉइन, पुट्स 1 रुपीज 5 कॉइन, यानी कि अगर मैं ये अमाउंट की बात करें, ये एपी बनेगी अमाउंट के लिए 5 10 15 20 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए एपी बनाऊं तो वो अलग बनेगी। नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए पहले दिन पे 1, दूसरे दिन पे 2, तीसरे दिन पे 3 4 5 ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन 8th डे। 8वें दिन पर कितने कॉइन्स डाले होंगे, सर सिंपल चीज है, 8 कॉइन्स डाले होंगे, है ना। पहले दिन पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठे पे 6, सातवें पे 7, आठवें पे 8, ठीक है। अगर यही चीज अगर हमें समझो एपी के पर्सपेक्टिव से बोलनी हो, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन्स वाले एपी ले, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आप अमाउंट वाले ले रहे हो तो उसको फिर लास्ट में डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। हाउ मच मनी विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज। 8 दिन के बाद पिगी बैंक में कितने पैसे होंगे, टोटल अमाउंट पूछा है, हाँ या ना। यानी कि समझो पहले दिन पे कितने रुपए है 5, दूसरे दिन पे सर कितने हो गए 10 हो गए, नहीं सर पहले दिन के 5 तो है ही, दूसरे दिन हमने 2 सिक्के डाले हैं, यानी कि दूसरे दिन के एंड में हमारे पास कितने रुपए हुए 15। यानी कि अगर मुझे सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आंसर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 + 10 + 15 + 20 + अप टू कितने दिन तक, 8 डे तक जाना पड़ेगा। चलो a की वैल्यू क्या है 5, डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस भी 5 है, n कितना है 8 है, यानी कि अगर मुझे इसका सम फाइंड करना है, s8 फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा 8/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 4, 2 5 10, 8 - 1 होगा 7, 7 5 35, सो ये होगा 4 इंटू 35 + 10, ये हो जाएगा 45, 45 4 कितना हो जाएगा 180 रुपीज, यानी कि एट द एंड ऑफ 8 डे he will have 180 rupees in his piggy bank। चलो आगे क्या बोला है, if the piggy bank can hold 120
120 रुपीज 5 कॉइन्स इन ऑल। अपनी जो पिगी बैंक है वो कितने सिक्के कलेक्ट कर सकती है? 120 नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 120 सिक्के ही हैंडल कर सकती है, उससे ज्यादा वो कर सकती नहीं है। कॉइन्स इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ डेज she can contribute to put ₹5 coins into it, कि वो कितने दिन में ये पिगी बैंक भरेगी। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज काउंट होगा। समझो, हमारे पास पहले दिन पे कितने सिक्के डाले? 1, दूसरे दिन में कितने डाले? 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, ऐसे कर करके हमारे पास टोटल एसएन कितना होना चाहिए सर? 120 तक की लिमिट है, 120 सिक्के ही डाल सकते हैं, 120 से ज्यादा सिक्के डाल सकते नहीं है, यानी कि एसएन की वैल्यू क्या होगी? 120। चलो, इसके लिए अगर मैं एसएन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं तो n/2 2a plus n minus 1 into d, लेकिन सर ये नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए है, तो इसमें जो हम a पे यूज करेंगे ये कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 वाली होगी। चलो, n/2 2 into a की वैल्यू है 1, n minus 1 कॉमन डिफरेंस भी 1 है सर, इज इक्वल्स टू 120। n/2 2 plus n minus 1 इज इक्वल्स टू 120। 2 को सामने भेज देता है, 2 - 1 क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा सर, इज इक्वल्स टू 240। n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + n इज इक्वल्स टू 240। 240 को भेज दो सामने, n² + n माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। 240 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन मिले 1। चलो, 240 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने, हमें 240 के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे भैया। 2 से उड़ेगा 120, 60, 30, 15, 3 5 और 5 1। चलो, अब ऐसे सेट करना है, 2 2 4, 4 2 8 2 16, इनका नंबर हुआ 16, 3 5 होगा 15, 15 इंटू 16 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 240। डन है सर। तो हमारे पास आया n², 16n, 15n माइनस 240 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म प्लस है तो बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, n कॉमन, n + 16 माइनस 15 कॉमन, n + 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा n + 16 इंटू n - 15 इज इक्वल टू 0। तो या तो हमारे पास n + 16 0 होगा या तो n - 15 0 होगा। so n इज इक्वल टू -16 और n इज इक्वल टू +15। अब सर माइनस वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव डेज अपन वापस से पिगी बैंक में से पैसे निकालते तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 15 दिन हो गए, 15 दिन में पूरा पिगी बैंक भर जाएगा। और पूरे पिगी बैंक में कितने पैसे, कितने कॉइन्स हो गए? नंबर ऑफ कॉइन्स 120 कॉइन्स हो गया। पैसे नहीं, अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है कि 120 कॉइन्स। अगर अमाउंट फाइंड करना हो तो आपको 120 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक अलग आंसर मिले, तो वो हो जाएगा 600 रुपीज। ठीक है, हमें उसका नहीं, हमें बोला था नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। आगे, फाइंड द टोटल मनी सेव्ड व्हेन द पिगी बैंक इज फुल। अरे सर आ गया, आप तो ज्ञानी हो। हमने सर 120 सिक्के जमा किए, एक सिक्के की वैल्यू कितनी है सर? 5 रुपीज है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा भाई? 125 600 रुपीज, यानी कि एट द एंड ऑफ 15th डे यू विल हैव 600 रुपीज इन अ पिगी बैंक एंड 120 नंबर ऑफ पॉइंट्स। डन है भाई। तो यहां पर अपन अपना चैप्टर करते हैं क्लोज। अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस में डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, बने रहिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। मेजर जो आपके चैप्टर्स है वो कवर हो चुके हैं, अभी जो भी चैप्टर्स है वो बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 4 है, फिर हमारे पास एक 6 चैप्टर बचा है। 6 थोड़ा टफ चैप्टर है, उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन टफ है। ठीक है, उसके अलावा के जो भी चैप्टर्स है 11 12 13 14 वो बहुत इजी चैप्टर्स है। ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये जो भी वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स डाले हैं उसके साथ बने रहिए। और कोई चीजों के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर हमें ये चीजों में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके रिलेटेड भी एक वीडियो हमारे लिए बना दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।